हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अंतर्राष्ट्रीय हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, एकत्रित हिसाबी पद्धति। आज हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं, साथ साथ में प्रैक्टिकल सम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जो 2019 में जो पूछा हुआ सम्स है वो कंप्लीट सॉल्यूशन करके मैं दिखाने वाला 2019 गुजराती मीडियम में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपकी बुक में जरूर होगा, कुमार प्रकाशन है तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा, वरना पेपर डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक थियोरिकल टॉपिक हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, इस चैप्टर में आपको दो टाइप के अकाउंट्स हिसाब करने हैं। एक होता है होल्डिंग कंपनी, ठीक है, शासक कंपनी, और दूसरा होता है एसोसिएटेड कंपनी, जिसको हम इन्वेस्टर कंपनी भी के रूप में देख सकते हैं, रोकाणकार कंपनी। तो दोनों के अकाउंट्स के बारे में इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा और इसके रिगार्डिंग सम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है होल्डिंग कंपनी का, शासक कंपनी के हिसाब किस तरह से रखे जाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि शासक होल्डिंग कंपनी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके जो टर्म आने वाले बेसिक वो भी सीखेंगे और एक प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप समझ लीजिए यहाँ पे दो कंपनी है, एक है ए लिमिटेड और सेकंड है बी लिमिटेड। तो आपको पता है कि कंपनी कब कहलाती है, जब उनके पास शेयर होते हैं। तो समझिए कि यहाँ पर समझिए इसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है और यहाँ पर समझिए इसके पास 6,000 इक्विटी शेयर्स है। अब होता क्या है, होल्डिंग कंपनी कैसे कहलाती है, जब एक कंपनी जो रहती है वो दूसरी कंपनी में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, रोकाण करती है। क्या करती है वो, इन्वेस्टमेंट करती है, रोकाण करती है, जिसके थ्रू इनडायरेक्टली, रोकाण मतलब वो क्या कर रही है, उस कंपनी के शेयर परचेस कर रही है, जो शेयर होते हैं वो परचेस कर रही है, ठीक है, शेयर परचेस कर। लेकिन जब मेजोरिटी शेयर परचेस कर ले, मतलब यहाँ पे 6,000 है, तो उसमें से अगर वो 4,000 शेयर परचेस कर ले, ठीक है, ए कंपनी, तो डायरेक्टली देख लीजिए, जब परसेंट में समझ लीजिए 50% के अबव, 50% के अबव जब शेयर परचेस कर लिए जाते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है, तब इनडायरेक्टली उस कंपनी का वो क्या बन जाती है, शासक कंपनी, होल्डिंग कंपनी बन जाती है। जैसे कि 4,000 शेयर उसने परचेस कर ली, तो बाकी ओनली कितने बचे, 2,000 शेयर बचे, जो पब्लिक के लिए हो गए, माइनॉरिटी, ठीक है, लघुमती के लिए हो। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली होल्डिंग कंपनी बन जाती है बी लिमिटेड की। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो अकाउंट्स क्रिएट करते समय जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करना हम सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो सम्स के अंदर कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, उसके जो स्टेप्स मैंने क्रिएट किए, पहले उन स्टेप्स को शॉर्टकट समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 स्टेप में मैंने सम्स पूरा कन्वर्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन पहला जो टॉपिक है यहाँ पर कैपिटल गेन, मूड़ी नफो, और दूसरा रेवेन्यू प्रॉफिट, महसूली नफो। ये दोनों प्रॉफिट, दोनों नफो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तारीख को ए कंपनी ही जैसे यहाँ पर है, ये हमारी होल्डिंग कंपनी बन जाती है, ठीक है, शासक कंपनी बन जाती है, और दूसरी सेकंड वाली इनडायरेक्टली क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, गौण कंपनी बन जाएगी। अब यहाँ पर जिस तारीख को उसने उस कंपनी के शेयर परचेस किए, उस तारीख, जैसे कि मैं एज ए एग्जाम्पल 1 अप्रैल लिख लेता हूँ, 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 तब तक का जो भी उसका प्रॉफिट होगा या फिर रिजर्व होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन, मूड़ी नफो कहलाएगा, बिफोर एक्विजिशन ऑफ, खरीदी तारीख ना पहला। और उसके आफ्टर 1 अप्रैल 2017 पछी जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, जो उस कंपनी ने कमाया होगा, वो क्या बन जाता है, रेवेन्यू बन जाता है। आफ्टर एक्विजिशन, खरीदना पछी की तारीख में जो भी उसके रिजर्व हो गए, जो भी उसके प्रॉफिट जो कमाया गया, अर्न किया गया होगा, वो रेवेन्यू के नाम से होता है। बस इन दोनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना सबसे मेन यही टॉपिक है चैप्टर के अंदर। हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। अब सेकंड थर्ड टॉपिक यहाँ पर निकल जा रहा है, जिसका कैलकुलेशन आपको करना है। जब हम किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर परचेस करते हैं, तब या तो हमने ज़्यादा परचेस किया होता है या फिर हमने कम परचेस किया होता है, तो उसके थ्रू हमको गुडविल या कैपिटल रिजर्व का आंसर मिलेगा, पागड़ी या फिर मूडी अनामत का आंसर मिलेगा। जिसके लिए कैलकुलेशन में समझिएगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो रोकाण किया है, उसकी खरीद कीमत, परचेस प्राइस, जैसे कि जो सम सॉल्व कर रहे हैं उसी में मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, उसी के थ्रू आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट, रोकाण कितना किया हुआ है, 12 लाख का किया है, ठीक है, और देखिए 60%, 50% के अबव किया उसने, शेयर परचेस किए, तो शासक कंपनी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। और डेट देख लीजिए, 1 अप्रैल 2017 को उसने परचेस किया, तो उस तारीख तक जो रहने वाले जो रिजर्व है, अनामत और प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इसमें से हम अलग करेंगे, जो यहाँ पे बैलेंस दिया गया है वो कैपिटल कहलाएगा, और इसके बाद का जो भी उसने कमाया होगा वो कहलाएगा हमारा रेवेन्यू,
महसूल कहलाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले उस परचेस की प्राइस लिखी जाती है, रोकाण की खरीद कीमत, जिसमें से माइनस किया जाता है जितना परसेंट, जैसे यहाँ पे 60% उसने होल्डिंग किया तो 60% के अकॉर्डिंग जो इक्विटी शेयर में उसने जो हिस्सा लिया है, शेयर मूड़ी में हिस्सों, उसी तरह कैपिटल गेन में जो उसका हिस्सा रहेगा मूड़ी नफों में, वो दोनों माइनस किया जाएगा। तो ऑटोमेटिक अगर आंसर प्लस में आया तो गुडविल के नाम से बन जाएगा, और माइनस में आया तो हमारा मूड़ी अनामत कैपिटल रिजर्व के नाम से बन जाएगा। उसके बाद बाकी बचा, क्योंकि 60% समझो उसने यहाँ पर होल्ड किए, तो बाकी बचे 40% जो बचे शेयर, वो क्या होंगे, जनरल पब्लिक के लिए होंगे, मतलब वो बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लघुमती हित। तो उसके लिए भी हमको वैल्यूएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे, यहाँ पे जो शेयर है यहाँ पे 60% तो यूज़ हो गए, ठीक है, उनके होल्डिंग कंपनी के, बाकी बचे 40% शेयर यहाँ पर आएंगे इक्विटी जो माइनॉरिटी के होंगे खुद के। तो इसी तरह उनके लिए भी प्रॉफिट या रिजर्व जो भी होगा, नफो या अनामत, वो भी ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें कैपिटल गेन भी आएगा, मूड़ी नफो भी आएगा, साथ साथ में रेवेन्यू महसूल भी आएगा, जो दोनों रिजर्व और प्रॉफिट, अनामत और नफो, इन चारों को जोड़ने पर, प्लस करने पर हमको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यूएशन, लघुमती हित का वैल्यूएशन मिल जाएगा। 4 स्टेप कंप्लीट हुए। 2 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग बैलेंस शीट में भी इसको शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट शो करने के लिए स्टेप 5 के अंदर, जहां पर हमें होल्डिंग कंपनी का, शासक कंपनी का जो हिस्सा है किसमें, रेवेन्यू का, वो निकालना रहता है, जो हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू का रिजर्व में जो हिस्सा रहेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट महसूली नफों में जो हिस्सा रहेगा, जो कितना परसेंट, 60%, क्योंकि 40% तो वो माइनॉरिटी का जो हमने यहाँ यूटिलाइज कर लिया, बाकी बचा 60% होल्डिंग कंपनी का, शासक कंपनी का, जो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे। आइए थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझ में आएगा। अब हम सम्स पे आते हैं, जल्दी आपको समझ में आएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट डीप में समझने लाएगा, लेकिन उसके लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा एग्जांपल के थ्रू समझाते हुए। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग 2019 का सम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, तो यहाँ पर जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, देखो फॉरेन कंपनी है, तो यहाँ डॉलर में दिया गया है, मतलब एक काम और बढ़ गया है कि आपको उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला मेन काम ये होता है, पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। होल्डिंग कंपनी है वो ए कंपनी, ए लिमिटेड जो है होल्डिंग है, ठीक है, और बी जो है वो सब्सिडरी गौण कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया ए ने। यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। सबसे मेन यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 तारीख सबसे मेन है, ये नोटिस हमेशा कीजिएगा। इस तारीख को उसने एक्वायर किया, खरीदा है, ठीक है, बी कंपनी के शेयर उसने खरीदे, और उसी तारीख को जनरल रिजर्व कितना था, सामान्य अनामत और प्रॉफिट लॉस, नफा नुकसान कितना था, वो भी हमें देखे रखा है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे कैपिटल और रेवेन्यू, मूड़ी और महसूली को अलग कर पाएंगे, क्योंकि जिस तारीख को परचेस किया उस तारीख तक कैपिटल माना जाएगा मूड़ी, और उसके बाद वाले को रेवेन्यू महसूली माना जाएगा। और उसके बाद एक्सचेंज रेट दिया है, क्योंकि उसको बैलेंस शीट में हमें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है इसके लिए, ठीक है। और लास्ट में हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फाइंड आउट करनी है, ए शासक कंपनी होल्डिंग कंपनी की। तो सारा कैलकुलेशन करते तो पहले हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करने से पहले आप क्या कीजिए, जो उसके सामान्य नंबर जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान है, उसको आप क्या कर लिए, अलग अलग कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए बिफोर और आफ्टर में, मतलब कैपिटल और रेवेन्यू की तरह अलग कर लीजिए, जिससे क्या रहेगा, क्योंकि उनके डॉलर भी जो अप्लाई किए जाएंगे वो डिफरेंस होने वाले हैं। तो ये कैसे अलग हुआ है इसको समझ लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आपने तारीख नोटिस की, जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, तारीख आपने नोटिस की, जिस तारीख को उसने खरीदा है, खरीदी तारीख तो लिखा गया था 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल, जो कैपिटल होगा मूड़ी, जैसे हम कैपिटल गेन लिख लेते हैं, यहाँ पर मूड़ी नफो, और दूसरा हमारा बन जाएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रॉफिट, उसको हम कैपिटल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट महसूली नफो। तो समझिएगा इसमें 2 चीज़ों का समावेश होता है। सबसे पहले जनरल रिजर्व और सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस, सामान्य अनामत और नफा नुकसान, ये हमारे रिजर्व अनामत में ही आता है, ठीक है। इसी तरह रेवेन्यू के अंदर भी बाकी बचा आ जाएगा रेवेन्यू के अंदर, ठीक है, महसूली में बाकी बन जाएगा सामान्य अनामत, जनरल रिजर्व और नफा नुकसान। तो देखिए कौन सी तारीख, तो 1 अप्रैल 2017, तो उसके पहले तक का जो होगा वो हमारा बन जाएगा कैपिटल मूड़ी नफा, और उसके बाद का आफ्टर पछी का जो होगा वो बन जाएगा हमारा रेवेन्यू महसूली बन जाएगा। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर बैलेंस दिया गया है, जिस तारीख को उसने एक्यूर किया, खरीदा किया गया था, तब जनरल रिजर्व $600 था और प्रॉफिट लॉस $1000 था, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना था, $600 था और प्रॉफिट लॉस $1000 था, जिस तारीख को उसने परचेस किया था। वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन मूड़ी नफो कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी बचा हमारा रेवेन्यू बनेगा। बाकी बचा कितना, तो कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल हमें दिया गया, उसकी बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिए, टोटल कितना है, जनरल रिजर्व सामान्य नंबर 2000 है,
तो बाकी बचा कितना, तो 600 जो है वो माइनस कर लीजिए, तो बाकी बचा 1400 जो रहेगा, 1400 जो रहेगा वो हमारा रेवेन्यू महसूली बन जाएगा। इसी तरह प्रॉफिट लॉस के लिए भी टोटल देख लीजिए, टोटल दिया 3000, ये डॉलर में जिसे हम इंडियन रुपीज़ में भी कन्वर्ट करेंगे, माइनस 1000, जिस तारीख को परचेस किया तब तक 1000 था, तो 1000 माइनस कर लीजिए, बाकी बचा $2000 जो उसने कमाया है वो रेवेन्यू है, महसूली जो उसने अर्न किया है, और जिस तारीख को उसने खरीदा था उस समय वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो आपको, ये 600, 1000 और 1400, 2000 जो हमें बैलेंस शीट में इस तरह से अलग कर देना है, जो हमने यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, ये जो अनामत के अंदर, ठीक है, पहला और पछी करके 600 और 1400। इसी तरह नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस के अंदर भी 1000 और 2000। क्लियर हुआ आपको, जो टोटल था उसको हमने अलग कर दिया, 2000 का 600 और 1400, 3000 का 1000 और 200, जिसका आगे कैलकुलेशन करते समय इजी रहेगा। अब ये कन्वर्ट करना है डॉलर को, आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, पूरा सम समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये रूपांतरित वाला ट्रांसलेट वाला किसको कर रहे हैं कन्वर्ट, बी को, जो सब्सिडी दिवा रहा है, जो फॉरेन कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट दिया गया है, ये तो फर्स्ट ओपनिंग दिया गया, एक क्लोजिंग आखिर दिया गया, एक एवरेज सरेराश दिया गया। तो फर्स्ट और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग कब यूज करना समझ लीजिए। जो करंट होता है ना, करंट वाली जो टॉपिक होती है चालू वाली, उसके अंदर आपको याद रखना आखिर यूज करना। कौन सा यूज करना है, आखिर। जो करंट के टॉपिक होंगे चालू वाले होंगे, चाहे मिलकत में हो चाहे देवा में हो, एसेट्स हो या लायबिलिटी, उसमें आपको आखिर का यूज करना है। और बाकी जो बचा है उसमें आपको ओपनिंग यूज करना है, बाकी जो बचा उसमें सब में आपको ओपनिंग ही यूज करना है। क्या यूज करना है, ओपनिंग, क्योंकि वो नॉन करंट बिंग चालू होता है। लेकिन जस्ट जो हमने पछी का निकाला है, पछी वाला जो हमने अलग किया ना यहाँ पर आफ्टर, ठीक है, रेवेन्यू वाला, उस टाइम आपको एवरेज यूज करना है। बस इस बात को नोटिस कर लीजिएगा, उस टाइम आपको एवरेज यूज करना है। कब, जो रेवेन्यू का आपने अलग किया है ना, रेवेन्यू के नाम से, महसूली के नाम से, अनामत के अंदर भी और नफा नुकसान के अंदर भी, वो आपको किस डॉलर के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग करना है, एवरेज सरेराश के अकॉर्डिंग चेंज करना है। बस इस बात को ध्यान लीजिएगा, तो आप आई होप कि पूरा कन्वर्ट कर लोगे। अब एक बात और आप ध्यान से समझिएगा, टोटल होना चाहिए, टोटल इक्वल होना चाहिए, बट आप जब मैचअप करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, टोटल इक्वल होगा नहीं। यहाँ पर लायबिलिटी का टोटल मारा आपने, ठीक है, यहाँ पे जब आपने एसेट्स मिलकत का टोटल मारा तो आपको बीच में डिफरेंस मिला यहाँ पर 22,800 का, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट की वजह से, विनिमय दर की वजह से आपको डिफरेंस मिला है। जब एसेट्स में डिफरेंस आएगा, मतलब लायबिलिटी ज़्यादा होगा देवा, तो नुकसान लॉस होता है। लेकिन उसकी जगह अगर टोटल एसेट्स मिलकत का अगर ज़्यादा होता और जो डिफरेंस है, ठीक है, जो तफावत है वो लायबिलिटी की साइड आता, तो हमारा वो नफो होता, प्रॉफिट होता। ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग यहाँ पर रूपांतरित ट्रांसलेट वाला फाइंड आउट करेंगे तो बैलेंस शीट में एरर आएगा। वो एरर आता है एक्सचेंज रेट की वजह से, विनिमय दर की वजह से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिलकत साइड अगर अमाउंट बचेगी, एरर आएगा तो नुकसान लॉस की तरह समझिएगा, और अगर यहाँ पर एरर आएगा लायबिलिटी साइड जवाबदारी में, तो उसको हम प्रॉफिट नफो समझिएगा, क्योंकि उस अमाउंट का भी हम लोग यूज़ करने वाला है। तो ये भी राइट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो चुका बात है कैलकुलेशन की ओर। जैसे मैंने कहा, शासन कंपनी का हमको कैलकुलेशन करने के लिए 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। वे 5 स्टेप का कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा। कहीं पे क्वेरी लगे तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर पहले पहचानना रहेगा आपको, 2019 का सम सॉल्व कर रहे कि वो होल्डिंग शासक कंपनी है या नहीं। जैसे मैंने कहा 50% के अबव होना चाहिए। वैसे तो सम्स में हमें क्लियर बताया गया, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर देख लीजिए 60% है, तो पहले आपको रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। रेशियो फाइंड आउट करना है, ए कंपनी, ठीक है, तो ए कंपनी ने कितना परसेंट किया है, 60% उसने शेयर होल्ड किए, तो ये होल्डिंग कंपनी हमारी बन जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर 50% से अबव उसने शेयर परचेस किए हुए है। होल्डिंग कंपनी, शासक कंपनी, पहले आपको ये डिसाइड करना रहेगा। बाकी जो बचा 40% है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से समझा जाएगा, लघुमती हित के नाम से, जो जाहिर जनता होती है, जनरल पब्लिक, उनका हिस्सा माना जाएगा। ये पहले आपको रेशियो फाइंड आउट कर लेना, याद रखिए कैलकुलेशन करने से पहले। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टार्ट करके कैलकुलेशन, जैसे कि पहला कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको स्टेप वाइज समझाया, पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल प्रॉफिट बोलो या इसको गेन बोलो, एक ही बात है। मूडी नफा आपको फाइंड आउट करना है, जो क्या होता है, जिस तारीख को उसने परचेस किया, एक्विजिशन किया, उस तारीख तक का जो रिजर्व होता है, अनामत, वो हमारा क्या बनता है, मूडी नफो, कैपिटल नफो बनता है, जिसमें 2 नाम आते हैं। एक तो आता है हमारा जनरल रिजर्व, सामान्य अनामत आता है, और एक हमारा क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, नफा नुकसान आता है। ये 2 नाम आता है कैपिटल गेन, मूडी नफो के अंदर आते हैं। 1 अप्रैल
2017 से पहला, बिफोर, इसको हम प्री और पोस्ट की तरह से भी लिखा जाता है, प्री एंड पोस्ट, ठीक है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है। अब ये जो अमाउंट सब लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, सब्सिडरी बी लिमिटेड का लिख रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा, बी लिमिटेड का। तो यहाँ पर देख लीजिए बैलेंस शीट हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर ली है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना निकल के आ रहा है। सामान्य नमत में फर्स्ट अप्रैल 2017 से पहले $600 था, 66 का प्राइस था। अमाउंट पे फोकस कीजिए, इंडियन रुपीज़ 39,600। तो ये हमारा कैपिटल मूडी नफो बन जाएगा। इसी तरह प्रॉफिट लॉस भी चेक कर लीजिए भाई, प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान कितना है, यहाँ पर 66,000, $1,000 थे, 66 की प्राइस थी, 66,000। तो यहाँ पर टोटल मान लीजिए, तो टोटल जो कैपिटल गेन मूडी नफो जो बन जाएगा हमारा 1,05,600 बन जाएगा। इस अमाउंट का यूज़ होने वाला है, ये अमाउंट सबसे मेन समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं था, क्योंकि डेट नॉर्मल दी गई थी। अगर मिडल वाली डेट होती, बीच में उसने परचेस किया होता, तो यहाँ पर इंक्रीज वधारों का टॉपिक भी आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर करेंगे किसी और सम में। उसके बाद सेकंड स्टेप की ओर आते हैं, जो हमारा है रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट महसूली नफो। महसूली नफो समझ गए, बाकी जो बचा नफो है वो महसूली रेवेन्यू कहलाता है। मतलब फर्स्ट अप्रैल 2017 पची, उसके बाद का आफ्टर, जिसे हम पोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही दो टॉपिक, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सामान्य अनामत और नफा नुकसान। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं बैलेंस शीट में अलग उसे कर ही लिया है, इसलिए कर लिया कि पहले से हमें आसानी रही। यहाँ पर 89,600 है, ठीक है, रिजर्व अनामत 89,600 और साथ में प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान 1,28,000। अब यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने जो तफावत निकला, एक्सचेंज रेट का जो तफावत निकला है विनिमय दर का बैलेंस शीट के अंदर, वो इफेक्ट कहीं ना कहीं तो करेगा, वो प्रॉफिट लॉस में ही करेगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। नुकसान हुआ लॉस, तो आपको माइनस करना, कहाँ माइनस करना, प्रॉफिट लॉस में, रेवेन्यू वाले में होगा, ठीक है, रेवेन्यू वाले में माइनस होगा। तो ये जो लॉस हुआ है, नुकसान कौन सा वाला, विनिमय दर की वजह से, वो अब हम लोग यहाँ माइनस कर रहे हैं 22,800, तो इसका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट होता तो प्लस कर लेते हो, 1,05,200, ये हमारा बनेगा प्रॉफिट लॉस, ठीक है, रेवेन्यू वाला महसूल वाला। क्लियर हो दोनों अमाउंट, टोटल मानने की जरूरत नहीं आपको, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर। थर्ड टॉपिक जो हमें फाइंड आउट करना है, या तो वो होगा गुडविल होगा, या तो वो होगा कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, पाघड़ी अथवा मूडी अनामत, जिसके लिए मैंने स्टेप लिखा है, आप याद जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, परचेज प्राइस, जो इन्वेस्टमेंट है उसकी परचेज प्राइस, खरीद कीमत, रोकाणी खरीद कीमत, जितना रुपया उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो हमें दिया गया है बैलेंस शीट में, चेक कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट रोकाण कितना किया गया, 12 लाख का रोकाण इन्वेस्टमेंट किया है टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर 12 लाख राइट डाउन कीजिए। अब इसमें से आपको माइनस करना है, सबसे पहले क्या माइनस करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या माइनस करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको माइनस करना है। इक्विटी शेयर मूड याद रखिएगा कितना परसेंट, ये होल्डिंग कंपनी का निकल रहा है 60%, याद रखिएगा, क्योंकि 60% वो होल्ड करता है ना कंपनी के अंदर, 60% के अकॉर्डिंग निकालना है। तो इक्विटी शेयर, अब ये बैलेंस शीट में मत देखिए, बुक में आपने जो ट्रांसफर किए वो देखना है, ठीक है। किसके शेयर हो, बी कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के, तो इंडियन रुपीज चेक करना आपने कन्वर्ट इसलिए तो किया है। 1,32,000 के शेयर इक्विटी शेयर मुड़ी है उसकी, जिसमें 60% उसने होल्ड किए हुए, तो यहाँ पर उसका 60% आप निकाल लीजिए, 1,32,000 का 60%, तो उसके अकॉर्डिंग 79,200 निकल के आएगा, जो आपको माइनस करना है। एक और चीज़ माइनस करना जो साथ में कर लेते, अगला है कैपिटल गेन, क्या माइनस करना आपको, कैपिटल गेन मूडी नफो, सेम इसी तरह हमने कैपिटल गेन मूडी नफो निकाल के रखा हुआ है, 1,05,600, राइट, उसका भी कितना परसेंट, 60% ही करना आपको। होल्डिंग कंपनी के जो शेयर है ना, होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है वो हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा 60% के अकॉर्डिंग 63,360 रुपीज़ आएगा। ये भी क्या करना आपको, माइनस करना, तो दोनों अमाउंट माइनस कर लेंगे। 12 लाख में से इक्विटी शेयर का जो हिस्सा है उसका, और साथ में कैपिटल गेन में जो हिस्सा है वो माइनस कर रहे हैं 60%, तो ऑटोमेटिक जो अमाउंट प्लस में निकल के आ रही है 10,57,440, तो प्लस में आ रही है, इस वजह से क्या बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी। याद रखिएगा क्या बनेगा, गुडविल पाघड़ी बनेगा, क्योंकि प्लस में आया, माइनस में आया तो उसकी ऑपोजिट कैपिटल रिजर्व हमारा बनेगा मूडी अनामत बनेगा, जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। गुडविल है तो हम लोग एसेट साइड शो करेंगे, कैपिटल रिजर्व होता है तो लायबिलिटी साइड शो करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ।
थर्ड स्टेप इज ओवर। आते हैं चौथा कैलकुलेशन जो हमें करना है, माइनॉरिटी। 60% तो हो चुका कैलकुलेशन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लघुमती हित जो कितना है परसेंट कंपनी के अंदर 40%, 60% होल्डिंग शासक कंपनी था, बाकी बचा 40% जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट लघुमती हित। तो इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किस में होगा भाग, हिस्सा किस में होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में उसका हिस्सा होगा, क्योंकि वहाँ पर शासक कंपनी का 60% था, तो यहाँ पर बाकी बचा 40% जो है वो माइनॉरिटी का होगा, लघुमती का 40%। तो यहाँ पर शेयर मूड़ी देख लीजिए कितनी थी, टोटल 1,32,000 थी, जिसमें 60% होल्डिंग का था, बाकी बचा यहाँ पर लिखना है आपको 1,32,000 का 40%। तो 40% के अकॉर्डिंग उसका आएगा अमाउंट 52,800। सेम टू सेम उसके बाद कैपिटल गेन में भी उसका हिस्सा होगा, कैपिटल गेन मूड़ी नफ़ों में भी उसका हिस्सा होगा, ठीक है, 40% के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पर मूड़ी नफ़ो हमने जो फाइंड आउट किया है वो कितना था, 1,05,600, जिसमें से 60% यहाँ पर यूज़ हो गया, ठीक है, शासक कंपनी के लिए, बाकी बचा 40% यहाँ पर आएगा माइनॉरिटी के लिए। तो 40% के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगी 42,240। अब रेवेन्यू में भी इसका हिस्सा होगा, क्या होगा, रेवेन्यू में भी इनका हिस्सा होगा। तो रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू रिजर्व दोनों में इनका हिस्सा होगा। महसूली नफ़ो और महसूली अनामत दोनों में इनका हिस्सा होगा 40% के अकॉर्डिंग। तो देख लीजिए महसूली वाला यहाँ पर 89,600, अनामत, ठीक है, रिजर्व उसका 40%, और साथ साथ में प्रॉफिट नफ़ो, ठीक है, 1,05,200 समझिएगा, क्योंकि इसमें से लॉस माइनस करने के बाद वाली अमाउंट में से, तो यहाँ पर 1,05,200 का 40%। तो जो नफ़ो की अमाउंट आएगी 35,840, और जो रिजर्व में उसका हिस्सा होगा 42,080 रुपीज़। क्लियर हुआ। महसूली वाले के अंदर रेवेन्यू में भी दोनों में हिस्सा आपको निकालना है। तो चारों अमाउंट ऐड कीजिए, इक्विटी के अंदर उसका हिस्सा, कैपिटल मूडी में उसका हिस्सा, और रेवेन्यू महसूली में उसका हिस्सा। तो टोटल मान लीजिए यहाँ पर 1,72,960 अमाउंट निकल के आएगा, जो हम लायबिलिटी में शो करेंगे, जवाबदारी में उसका शो करेंगे, ठीक है। और लास्ट ऑफ 5 नंबर लास्ट कैलकुलेशन जो करना है, अब रेवेन्यू में देखिए 40% यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, बाकी 60% बचा ना, वो होल्डिंग कंपनी के नाम से लिखना है आपको। होल्डिंग कंपनी उसमें हिस्सा रखती है, होल्डिंग कंपनी, शासक कंपनी उसमें हिस्सा लगती है रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल, अभी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू रिजर्व, महसूली नफ़ो और महसूली अनामत। तो यहाँ पर नफ़ो कितना था टोटल 1,05,200, यहाँ पे कितना निकालना आपको 60%, क्योंकि वो कितना परसेंट होल्डिंग करता है 60%। इसी तरह रिजर्व के अंदर भी टोटल अमाउंट 89,600, उसके अंदर भी 60%, तो दोनों का 60% निकालिए। तो प्रॉफिट जो रहेगा रेवेन्यू वाला, महसूली वाला 53,760, और बाकी रिजर्व अनामत के अंदर 63,120, जो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो करने वाले हैं। पांचों स्टेप का कैलकुलेशन हो चुका फिनिश, 90% हमारा काम हो चुका पूरा। इसके बाद हमें बस उसका कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाना, एकत्रित पाकू शेड्यूल बनाना है, बाकी हमारा काम हो चुका है परफेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए सारी अमाउंट हमने यूटिलाइज कर लिए, कैपिटल की भी हमने मूडी नफ़ो की यहाँ पर 60% यूटिलाइज कर लिए, ठीक है, और यहाँ पर 40%, तो टोटल अमाउंट हो गई यूटिलाइज, फिनिश हो गया। महसूली में देख लीजिए, यहाँ पर महसूली के अंदर हमने यहाँ पर 40% यूटिलाइज किए, यहाँ पर 60%, तो टोटल हमारा महसूली वाला भी होगा, दोनों का हमारा अमाउंट यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सम्स हो गया 90% कंप्लीट, कैलकुलेशन सारे हो चुके हैं, पूरे बैलेंस शीट बनाना है, पाकू शेयर बनाना, जो मैं चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, और सारे वीडियो भी आपके अपलोड किए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।